पॉइंट है, एक रिविजन में एक पॉइंट है, दैट इज फ्रॉम द पार्टनरशिप, दैट व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मतलब रिजल्ट क्या होगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है पार्टनरशिप फर्म का। तो सबसे पहला है कि ऐसे सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी पर आप कोई कंप्लेन या सू नहीं कर सकते, यानी कोई केस दर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, पहला सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन है, इट कैन नॉट सू ऑन एनी अदर पार्टनर्स, यानी अगर 3 पार्टनर्स हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर आपको पार्टनर के ऊपर ही केस करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैन नॉट सू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर को आप सू यानी केस दर्ज नहीं कर सकते। थर्ड, partners of an unregistered firm cannot sue the firm to enforce their claim। अगर किसी के पास पैसे आपके रहते हैं या किसी पार्टनर के पास या कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो वहां पर आप क्लेम पैसे का नहीं कर सकते। फोर्थ कंडीशन है कि पार्टनर्स कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म का वो फाइल सूट नहीं कर सकता एक दूसरे के अगेंस्ट, वही पार्टनर्स के अगेंस्ट। फिफ्थ पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ अ क्लेम एक्सीडिंग ₹100, यानी जो भी क्लेम 100 रुपए से ऊपर का होगा उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। टिल ₹100 यू कैन डू इट, आफ्टर ₹100 यू कैन नॉट क्लेम द अमाउंट। आई बात समझ में कि जो क्लेम एडजस्टमेंट होगा वो 100 रुपए से ज्यादा का अगर होगा तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। मान लो कि कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है जिसके पास ए का 1200 रुपए बाकी है, ओज ₹1200 टू ए। एक अनरजिस्टर्ड फर्म है जिसको 1200 रुपए किसको देना है, ए को देना है, और ए हैज टू पे, मतलब ए को पे करना है, ए ओज, ठीक है, एंड ए हैज टू पे 1000 टू द फर्म। अब उसके वो कितना फर्म को पे कर सकता है, 1000, ठीक है। तो फर्म जो है वो कैन नॉट इन्फोर्स एडजस्टमेंट ऑफ 1000 इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि जो पैसा हो चुका मिल चुका उसको तो क्लेम करोगे नहीं, साथ साथ में 100 रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट बचा उसको भी क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ 200 रुपए बचा ना, तो उसको भी क्लेम नहीं कर सकते। 100 रुपए से कम होता, यानी 1200 रुपए था और वो पे कर देता है 1120 रुपए, तो 80 रुपए होता तो क्लेम हो जाता। लेकिन जहां पर भी 100 रुपए से कम होगा क्लेम हो जाएगा, लेकिन 100 से बढ़ेगा तो क्लेम नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, आप नॉन रजिस्टर्ड है, यानी कि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो 100 से कम का भी क्लेम कर लोगे। रजिस्टर्ड होगा तो कितना भी पैसे का क्लेम करो। क्लियर हो गया बात? समझ में आया? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ओके, so what are the fundamental rights according to the constitution? What is the meaning of fundamental rights? क्या होता है fundamental right? What is fundamental right? Basic rights which has Basic rights which cannot be changed। किसी भी situation में जिसको amend नहीं किया जा सकता। तुम pages पलटना बंद करो, please stop this, keep your book out, वहां रखो। चलिए, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया, दैट इज द बेसिक राइट्स which is basically the rights given according to the constitution to every citizen, for every citizen। हर एक सिटीजन का जो राइट है बेसिक राइट है ना, वो फंडामेंटल राइट्स है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स कहां से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में मैंने आप लोगों को कुछ राइट्स बताए थे। सबसे पहला जो राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 8 फंडामेंटल राइट्स। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर एक सिटीजन का इक्वल राइट्स है कंट्री में फॉर जॉब, for the other options, ठीक है। And according to the equality rights, the reservation system was basically introduced in country because we cannot treat the other people, we cannot discriminate the people. That's why for preserving their rights, उनको बराबर तक लाने के लिए, उनकी situation को better करने के लिए, according to right to equality में they got this opportunity, ठीक है। Now the next type of right क्या था आपका, that is right to freedom। right to freedom,
आजादी का राइट है सबको, और इसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं. व्हाट आर दोज राइट? द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. इसका मतलब है कि आप अपनी बात को रख सकते हो, स्पीच दे सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो पब्लिकली. याद रखिएगा कैसे? पब्लिकली. सेकेंड है फ्रीडम टू असेंबल द पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. मतलब कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, एक जगह पे जमा हो सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का हथियार नहीं होना चाहिए, यानी विदाउट एनी आर्म. आर्म का यहाँ मतलब हाथ नहीं है, यहाँ आर्म का मतलब हथियार है, आर्म्स. ठीक है. Next one is freedom to form association or unions. If you want to protect the interest of the people, some peoples get together and they are making union, just like labor union, जो workers union होता है ना, वो क्या करने के लिए होता है? अपने interest को protect करने के लिए. So if you want to make association, that you have freedom for that, you can make the association or unions. Clear? Next one is freedom to move freely throughout the territory of India. Always remember, territory में मतलब इंडिया के geographical areas में जो भी एरिया आएगा, वो सारे के सारे एरियाज में you can freely move. आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, प्लेस स्टे भी कर सकते हैं. क्लियर? Now the next one is freedom to reside and settle in any part of the territory of India. घूमने का तो राइट है ही, साथ साथ में सेटल होना का मतलब क्या होता है? वहां प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए और वहां पर आप सेटल भी हो सकते हैं. क्लियर हो गया? बिल्कुल. हाँ, अब अलाउड हो गया. नाउ इट इज अलाउड. ठीक है. तो फ्री, और नेक्स्ट फ्रीडम इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. यानी अगर आप चाहें तो कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं. आपको इसके लिए पूरा फ्रीडम है, बट इट इज नॉट कंसिस्टिंग इलीगल ट्रेड, इलीगल बिजनेस. राइट? तो यहाँ फ्रीडम है कि आप प्रोफेशन कोई भी कैरी कर सकते हैं. आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं. ठीक है. फर्म ओपन कर सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं. देयर आर फ्रीडम फॉर दैट एज वेल. Everyone, you all are able to hear me and you are able to get me. सब बातें समझ आ रही हैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ? Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. Next one is right to life and personal property. Right to life and personal property का मतलब ये है कि आपको जीने का हक है. राइट टू लाइफ का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएगा, जैसे कि आपको बॉन्डेड लेबर नहीं बनना है. ठीक है. आपका राइट है कि यू कैन प्रोटेस्ट फॉर द बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, है ना. मैंने आपको लास्ट क्लास में सिचुएशन बताया था क्या होता है, कब बनते हैं लोग बंधुआ मजदूर. This is a kind of selling of the labors and somehow these are happen in the rural areas a lot, right? So ये एक तरीके से illegal है. तो आपको bonded labor नहीं बनना है, पहला. दूसरा कि आपको एक decent environment का right है, यानी pollution free environment का आपको जीने का right है. आपको right to privacy है. Right to privacy, it means that you can basically maintain your private life. No one is going to indulge or intervene that, even not government. ठीक है. एंड नो वन कैन स्प्रेड योर प्राइवेट, बोल सकते हैं ना कि जैसे आपके डेटा इंफॉर्मेशन को भी प्राइवेसी उसका भी मेंटेन रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर. राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है कि आपको अच्छा और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है. ठीक है. राइट टू गुड रोड्स, आपको अच्छे सड़क मिलने का क्या है, राइट है आपके पास. ठीक है. यस दिस इज वेरी मच हैपन इन द रूरल एरियाज. ठीक है. जमींदार है, कुछ बड़े लोग, रिच पीपल हैं, उन्होंने पैसा दिया, पर्सन जो है वो लोन और इंटरेस्ट नहीं चुका पाया. वी ऑल नोस कि जो मिडिल मैन के थ्रू जो इंटरेस्ट लोन मिलता है उस पर इंटरेस्ट कितना ज्यादा हाई होता है. बैंक तो बहुत दूर की बात है, दे आर टेकिंग 50% इंटरेस्ट रेट. जस्ट इमेजिन. तो नहीं दे पाया तो क्या करते हैं, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली के किसी मेंबर को एज अ वर्कर, होम वर्कर वो रख लेते हैं. ठीक है. एंड वो एक तरीके से उनको तब तक नहीं ले जाया जा सकता जब तक वो पैसा रिपे नहीं किया जाता. जैसे कैसे प्रॉपर्टी रखा जाता है वैसे ही पर्सन को रखा जाता है. दैट इज बॉन्डेड लेबर. काम करवाता है, पैसा नहीं देगा, लेकिन नहीं, काम करवाएगा आपसे, आपको पैसा नहीं देगा, वो आपको जैसे चाहेगा वैसे ट्रीट करेगा. तो दैट इज बॉन्डेड लेबर. वहां पर अपनी मर्जी से आप नहीं जाते हो, लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ द कंपनी, इफ यू आर साइनिंग द बॉन्ड, इट्स टोटली योर कंसेंट, यू वांट टू बी इन दिस बॉन्ड. आप ये बॉन्ड करना चाहते हो, वहां पर आप साइन करते हो ना,
That is totally up to you that you are going to accept it or not. But in the bonded labor situation, that is not acceptance. That was not accepted. That is the situation where the person is very much in miserable condition. They have to take that. They don't have any another option. Okay? But if you don't want to sign the bond, you can say that you can reject the offer letter as well. हाँ? अभी भी बहुत सारे, if they are investing in expense on you in training, they are giving you orientation, they are basically बोल सकते हैं ना आपके ऊपर पैसे वो लगा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे छोड़ दोगे जॉब कुछ दिन में? तो इसी वजह से कई बार आपके ऊपर बॉन्ड का जो है वो लगा दिया जाता है कि आप 1 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकते. ठीक है? It might be possible after getting training of 6 months you will leave the job. So in that situation, they invested a lot of money on your training, right? So somehow they are doing that. And that is the totally dependent upon the company. It is not the rule that every company can apply it. That is vary according to the company to company. Some companies are not asking for the bond as well, right? ठीक है? Clear? यहाँ तक समझ में आ गया? Now the situation is right to life and personal property. You can purchase the property and that property belongs to you only. यहाँ मतलब समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर मैंने आज पटना में 1 कट्ठा जमीन ले लिया, तो that property belongs to me, है ना? No one can claim on that property. मतलब कोई केस कर देना एक अलग चीज है, लेकिन वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा. अगर जाएगा भी in any of the situation, अनमोल, अगर जाएगा भी किसी सिचुएशन में, तो वहां पर आपको उसके पैसे मिलेंगे, रिपेमेंट होगा, कुछ होगा. ठीक है? तो आपका जो वो प्रॉपर्टी होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द योर नेक्स्ट लीगल हेयर, वो उनको ट्रांसफर होगा. तो पर्सनल प्रॉपर्टी रखने का भी आपके पास क्या है? राइट है, अधिकार है. नेक्स्ट वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये है कि इन दैट सिचुएशन यू कैन फॉलो, यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ, दैट इज टोटली योर डिसीजन. According to the constitution, there is a no bondage, no bounding for the religion. आप कोई भी religion follow कर सकते हैं, convert हो सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं. No one is basically stop you for doing that. Clear? So you have full right to practice any religion. Clear? Next one is right to cultural and educational freedom. कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम का मतलब है कि आपको कहीं से भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसका अधिकार है. अपने कल्चर को फॉलो कीजिए, उसका भी आपको अधिकार है. ठीक है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ बोलना भी आपका क्या है? अधिकार है. शोषण यानी कि मैंने बताया वही जो बॉन्डेड लेबर वाला सिचुएशन होता है, बहुत घर में एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोगों के साथ होता है ना. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन बेसिकली रेज आवर वॉइस अगेंस्ट दैट. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे एक्सप्लॉयटेशन पे भी, सिचुएशन पे भी हमें आवाज उठाने का राइट दिया है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी होता है, आपको कहीं से जाने से रोका जाता है, कोई भी आपके राइट का अधिकार से आपको वंचित किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज करने का राइट है. कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे देखा होगा कि केस में भी कई बार बोला जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस धारा आर्टिकल 15 की हिसाब से आपके ऊपर ये केस बनाया गया है कि आपने इनका ये अधिकार छीना है. तो ऐसे भी केस बन सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्लेन और सिचुएशन. क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए, आई गेस फंडामेंटल राइट्स सबको क्लियर है. किसी को कुछ पूछना है फंडामेंटल राइट्स में? एनीवन हैव एनी डाउट इन फंडामेंटल राइट्स, व्हाटएवर राइट्स वी डिस्कस्ड ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? 35 आर्टिकल 12 to 35. हर पर्सन को जरूरी है मेंटेन करना अपनी डिग्निटी को, और उस डिग्निटी को प्रिजर्व करना काम है गवर्नमेंट का. एंड दिस इज डन वाया फंडामेंटल राइट्स, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें आपका इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स का क्या क्या फीचर्स हैं, लिखना चाहते हो? फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, यही सारे पॉइंट्स होंगे, यही सारे पॉइंट्स होंगे. चलिए लिख लो, फिर भी फीचर्स लिखो. ये तो राइट्स गिवन है, फीचर्स अलग हैं थोड़े. लिखो फीचर्स ऑफ एफआर, फंडामेंटल राइट्स.
फीचर ऑफ FR, फीचर ऑफ FR, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का पहला फीचर लिखिए FR, फंडामेंटल राइट को शॉर्टकट में याद रखिएगा FR, क्या है FR, FIR मत लिख लेना, FR, ठीक है। तो FRs are protected, FRs are protected and guaranteed by the Constitution. FRs are protected and guaranteed by the Constitution, guaranteed by the Constitution. सेकेंड में लिखिए, सेकेंड में लिखिए कि FRs are not absolute, not absolute in the sense that the parliament can curtail, curtail them or put reasonable restrictions for a fixed period of time. FRs are not or absolute in sense that parliament can curtail them or put reasonable restriction for fixed period of time. याद रखिएगा एक चीज, यहां पर इस लाइन से क्या समझ में आया कि फंडामेंटल राइट को लेना, उसको कट करना, खत्म करना, अमेंड करने का राइट किसी के पास नहीं है, ठीक है। लेकिन सम टाइम, कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पर हमें इस फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए पॉज करना पड़ता है, खत्म नहीं, पॉज, ठीक है। जैसे कि कभी कभार, अभी आपने सुना होगा कि जैसे ही आपका कोई धारा लगती है, जैसे अभी एबोलिशन हुआ था, कर सकते हैं क्योंकि केसेस वाज इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन व्हेन द कोर्ट एनालाइज्ड दैट देयर आर इनफ रीजन टू कर्टेल और टू पॉज द फंडामेंटल राइट्स फॉर सम टाइम, दैट इज पॉसिबल। याद रखिएगा, समझ में आ गई बात। कभी सिचुएशन होगा तो पॉज किया जा सकता है, क्लियर है, लेकिन खत्म नहीं किया जाएगा। अनमोल बाहर जाओगे अब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज FRs आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब क्या होता है? FRs आर जस्टिसेबल मतलब, जस्टिसेबल का मतलब है कि FR सबके साथ जस्टिस करता है, ठीक है, न्याय करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है पर्सन टू मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। अनमोल आइए जरा, आइए। FRs आर जस्टिसेबल, कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना भी राइट दिया है कि अगर किसी पर्सन को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, केस फाइल कर सकता है। समझ में आई बात? और उसके अलावा वो फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी ने वायोलेट किया और रिस्ट्रिक्ट किया, कुछ भी किया, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, ये भी राइट है, ठीक है। तो जस्टिसेबल है। नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अभी याद रखना, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझ रहे हो क्या है कि ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड दैट वाज हैपेंड इन 90, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है दैट कैन बी सस्पेंडेड दैट इज फॉर टेम्पररी बेसिस। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसीज के केस में, लेकिन नेशनल इमरजेंसीज के केस में भी आपसे आर्टिकल 21 एंड 20 के अधिकार नहीं लिए जाएंगे। 21 एंड 20 का मतलब इक्वालिटी वाला अधिकार, फ्रीडम वाला अधिकार। हाँ, हो सकता है कि एक जगह दूसरी जगह जाने वाला अधिकार कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, बट जो भी आर्टिकल 20 एंड 21 में रहेगा उसको छोड़ के बाकी सबको खत्म किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट, कई बार जहां पर मिलिट्री रूल लग जाता है,
मिलिट्री अगर रूल लग गया, पता है ना मिलिट्री रूल क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट में द फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल इन द पर्टिकुलर एरिया। अगर कोई भी एरिया में मिलिट्री रूल आ गया तो वहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो भी आपके मिले हैं वो खत्म नहीं होगा। क्लियर हो गया? आर्टिकल 12 जो है वो क्या डिफाइन करता है? आर्टिकल 13, देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स ओवर ऑन दिस टॉपिक, बट ट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया है, उसमें किस तरीके से पॉलिसीज को डाला गया है, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर आपका जो सोर्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको लिया गया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रॉम विच इट केम इन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो? डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? चलिए अब मैं थोड़ा सा आपकी बुक से बताती हूँ। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का है एक यूनिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर स्पीकिंग ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। The directive principles are like instruments of instruction which were issued to the governor general, यानी गवर्नर जनरल वगैरह के लिए जो रूल्स है, पॉलिसीज जो हैं, वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताएगा। सो द इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस है किस चीज से रिलेटेड विद द इशू टू द इंस्ट्रक्शन विच इज इशू टू द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज एंड टू दूज of India by British government under 1935 of Government GOI Act। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है कि वो सारे रूल्स एंड पॉलिसीज जो एक गवर्नर जनरल के लिए, वो सारे इंस्ट्रक्शन कि उनको काम कैसे करना है, और इसको कहां से लिया गया है? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनमें क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है बहुत सारा, इसमें आपका आर्टिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, किताब से बता देती हूँ आपको। चलिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो डायरेक्टिव्स हैं बहुत सारी गवर्नमेंट्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपके गवर्नर जनरल वगैरह किस तरीके से काम करें, वो सारी पॉलिसीज दी हुई है। यहाँ पर आर्टिकल बहुत सारे हैं। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 वो क्या बोलता है? तो एक तो यहाँ पर कि किस तरीके से उन्हें काम करना, उसका इंस्ट्रक्शन है ना। तो यहाँ 4 तरीके से क्लासिफाइड है। पहला है प्रोविजन डीलिंग विद द वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब समझते हो क्या होता है? सोशल वेलफेयर। Related with the welfare is related with the social obligation, that what you have to contribute in the society. Being a central government, what is your responsibility, how you need to work for the people, ठीक है। तो that is welfare, ठीक है। welfare is always non profit। वेलफेयर हमेशा क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट अर्निंग का कोई थीम नहीं होता है। ये आपके आर्टिकल 38 में 42, 45 एंड 47 में गिवन है, ठीक है। सेकंड है क्या? यहाँ पर आपका जो प्रोविजन है डीलिंग विद वेलफेयर, ये 4 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब चारों में वेलफेयर से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, ठीक है। आर्टिकल 38, 42, 45, 47, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन डीलिंग विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो आपके आर्टिकल 39 में 41, 43, 46। प्रोविजन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, यानी हमें डेमोक्रेसी को क्या करना है? प्रमोट करना है, ठीक है। डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी होता क्या है? जिसमें हम अपना लोकतंत्र, ये सब जितना भी। वाह, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब अपने बात रख सके। Democracy is a system, it is a type of ruling scenario where the people will select the government that who will rule on this country. So the public के हिसाब से जो rule करे government, that is the meaning of democracy, where the people will elect the government. इसको democracy कहते हैं। And under democracy, who have right for participate in the election, whose age is above 18 years। ये समझ में आई? ये होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की भी सुना होगा आपने, मिलिट्री रूल भी सुना होगा आपने, वो अलग टाइप का गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो लोगों के द्वारा चुना जाएगा वही गवर्नमेंट रूल करेगी, ठीक है।
सो आपका प्रोविजन में प्रमोट करना है किस चीज को, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ठीक है, वो आपके आर्टिकल 40, 44 एंड 45 में गिवन है। नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस प्रोविजन, जो भी नए आप बाकी प्रोविजन बनाएंगे वो 48, 49, 50, 51 में गिवन है। यानी कि टिल 38 से टिल 51 तक आपके ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के 17 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? 17। देखो कितने हैं ऊपर, 3 में 4 4 है, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 एक मिनट, यहाँ तो 15 ही हुआ, पता नहीं, ठीक है चलिए कोई नहीं। चलिए आर्टिकल 38 में क्या है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर इन विच justice, social, economical, political shall inform all institution of national life, justice and welfare are twin objective of constitution। पहला प्रोविजन 38 का सब क्लॉज 1 कहता है कि जो स्टेट है उनको किसके वेलफेयर पे काम करना है, लोगों के वेलफेयर पे काम करना है, साथ में सोशल ऑर्डर मतलब ऑर्डर, पीस और जस्टिस को मेंटेन करते हुए, ठीक है, और हमें ये जो जस्टिस और वेलफेयर यानी न्याय और वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। क्लियर हो गई बात, दो चीज। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि स्टेट जो है उनको मिनिमाइज करना है इन इक्वालिटीज इन केस ऑफ इनकम, यानी कि जो डिस्पैरिटीज है, हमें पता है कितना ज्यादा हाई है इनकम को लेकर, कोई लोग करोड़ों में कमा रहा है, कोई 1000 रुपए पूरे महीने में कमा रहा है, इतना डिस्पैरिटी है। तो हमें ऐसा कुछ सिचुएशन लाना है, इतनी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है कि इनइक्वालिटी जो इनकम का है वो कम हो जाए, एलिमिनेट हो जाए इनइक्वालिटी इन द स्टेटस। स्टेटस इज रिलेटेड विद द इनकम, जैसे सोशल क्लास होता है, हाई क्लास दे हैव मोर स्टेटस, लो क्लास दे हैव लो स्टेटस, राइट। तो स्टेटस की इनइक्वालिटीज खत्म हो जाए, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज मिले, सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी कि पूरे के पूरे बहुत सारे लोगों को एक साथ। हाँ जैसे आपने कहा स्टेटस के अकॉर्डिंग, पर वो जो आदमी हाई स्टेटस पे गया या फिर जो फर्स्ट लेवल पे गया, वो भी तो किसी लो स्टेटस से मतलब आपने मेहनत देखो हाई स्टेटस लो स्टेटस का सीन ये नहीं है कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट द क्लास, what government and what society is thinking, that मतलब what society is thinking, that doesn't matter, but in the social justice आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि you are rich, तो in that situation आपके लिए अलग केस और आपके लिए अलग प्रावधान होगा, और जो लो स्टेटस है उनके लिए अलग प्रावधान होगा। ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए, सबको इक्वल लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज इक्वली प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, और साथ साथ में आप कोशिश कीजिए कि जो स्टेटस की इनइक्वालिटी है उसको भी रिड्यूस किया जाए, है ना। तो आज भी अगर हम कोई भी एफआईआर कराने जाएगा, कोई एक नॉर्मल पीपल और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर होना चाहिए, तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इन अ ग्रुपिज्म मैनर, वी आई एम सेइंग इन अ ओवरऑल मैनर, ठीक है। तो सेक्शन आर्टिकल 38 का जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोल रहा है, समझ में आया? इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस को हमें कम करना है, अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा करना है, ठीक है, और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 एम्फसाइज करता है कि स्टेट शैल डायरेक्ट पॉलिसी, किस किस चीजों के लिए उन्हें पॉलिसी बनाना चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, यानी सबके लिए इतनी पॉलिसी होनी चाहिए कि सब लोगों को जीने का, मतलब उनके पास खाने का पीने का अधिकार हो, उनको मिले, ठीक है, उनके पास प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेस का, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस उनके पास हो, साथ साथ में उनको वेल्थ जो है कंसंट्रेशन से प्रिवेंट किया जाए, कम किया जाए, इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए, यानी अगर कोई भी काम कर रहा है, 2 पर्सन इक्वल वर्क कर रहा है, तो उन दोनों को इक्वल सैलरी और पैसा भी पेमेंट हो, और साथ साथ में अगर कोई मेन और वुमेन भी काम कर रहे हैं तो जेंडर बायस उनको पैसा पे ना किया जाए, दोनों को इक्वली पैसा पे किया जाए, ठीक है। साथ साथ में प्रोटेक्शन मिले, स्ट्रेंथ मिले हेल्थ ऑफ वर्कर्स के लिए, मतलब हेल्थ ऑफ वर्कर्स पे ध्यान दें,
अवॉइड करे वो सारे सिचुएशंस जहां पर वर्कर के हेल्थ पर इफेक्ट पड़े, उसका स्ट्रेंथ मिनिमाइज हो, कम हो, ठीक है। और बच्चों को प्रोटेक्शन मिले एक्सप्लॉइटेशन से, ठीक है, बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन मिले, यूथ को एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, और मोरल और मटेरियल अबेंडमेंट से, इनसे इनको क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले। तो ये था आपका 39 में सेक्शन, आर्टिकल 39 में आर्टिकल 38(1), आर्टिकल 38(2), आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 39 मैंने बताया, बचे हुए जितने भी आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, विल कवर इट इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर हो गया। उसके बाद रीजन क्या है स्टेट इंटरवेंशन का, ये एक दो दिन में हम लोग, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडीड इन टुडेज क्लास? किसी को कुछ पूछना है, किसी को भी कोई डाउट? ऑनलाइन क्लास, एनीवन हैव एनी No, डाउट? ma'am. ओके, सी यू ऑल इन द